एकदम सही पड़ा आपने थंबनेल पे। स्मॉल कैप 20% से ज्यादा इंडेक्स क्रैश कर चुका है। तो क्या ये मौका है या धोखा है, आइए आज की वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी स्मॉल कैप इंडेक्स कितना नीचे गिरा है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस गिरावट का कारण क्या है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या एफआईआई स्मॉल कैप खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं। चौथा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से वो 5 स्मॉल कैप फंड है जो सबसे ज्यादा गिरे हैं और कौन से वो 5 स्मॉल कैप फंड है जो सबसे कम गिरे हैं। अगली चीज मैं बताऊंगा कि हिस्टोरिकली जब ऐसा फॉल हुआ है तो कितना टाइम लगा है उसको रिकवर करने के लिए। और फाइनली हमारे लिए क्या एक्शनेबल्स है, क्या हमें स्मॉल कैप में बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर आगे जाने से पहले दोस्तों, आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, वीडियोस को बहुत सराहा है, पर अभी भी आप में से 22% लोग ने ही अप्रोक्सीमेटली मुझे सब्सक्राइब किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आप तक ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं ताकि आप अपने लिए राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चुन सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। लेके आया हूं स्मॉल कैप में मौका है या धोखा है और हमें करना क्या है उसका पूरा विश्लेषण। पर आगे जाने से पहले आज के हमारे वीडियो पार्टनर्स को मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगा, जो एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है सारे बिजनेसेस के लिए, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, जिसका नाम है ओडू। ओडू एक बेहतरीन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें 45 से भी ज्यादा बिजनेस एप्लीकेशंस है जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को ऑटोमेट और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ओडू का इनवॉइसिंग प्लेटफॉर्म, ये ऐसा एक इनवॉइसिंग टूल है जो आपके इनवॉइसिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकता है और ऑटोमेशन के बाद आपका टाइम और पैसा दोनों बचा सकता है। आप कुछ ही क्लिक्स में अपना इनवॉइस बना सकते हैं। आप इनवॉइस में कस्टमर की डिटेल्स या तो मैन्युअली फीड कर सकते हैं या सिर्फ जीएसटी नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर की डिटेल्स वहां पे फेच हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऐड कीजिए, पेमेंट टर्म्स या स्पेशल टाइमलाइन सेट कर दीजिए और बस इनवॉइस तैयार है। ओडू अपने आप ही टैक्स कैलकुलेट कर लेगा, कोई भी झंझट नहीं होगी। सबसे बढ़िया बात है कि आप इसमें अकाउंट डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं जिससे ऑनलाइन पेमेंट्स अपने आप ही एनेबल हो जाएंगी। एक बार इनवॉइस तैयार तो आप उसे मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। ओडू के डैशबोर्ड पे आपको पेमेंट स्टेटस भी दिखता रहेगा और जैसे ही पेमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली स्टेटस पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ओडू आपके पूरे इनवॉइसिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा, आपकी कंप्लीट टेंशन हटा देगा और आप आराम से अपने इनवॉइसेस को ट्रैक कर सकते हैं। पर ये तो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, ओडू के पास ऐसी 45 से ज्यादा एप्लीकेशंस है जिसपे आप अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, सीआरएम, एचआर, ये सारी चीजों को ऑटोमेट और मैनेज कर सकते हैं। और सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे होने की वजह से आपके लिए सब कुछ एक साथ देखना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो ओडू को जरूर ट्राई कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक यूजर हमेशा के लिए आपको फ्री मिलेगा। तो आइए चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। आप अपने सामने निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स देख सकते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं एक बहुत शार्प फॉल है। आइए चेक करते हैं कि अभी जो स्टेटस है उसके हिसाब से ये फॉल कितने परसेंट का हो चुका है। अगर हम फॉल को देखें तो फॉल यहां से करीबन स्टार्ट हुआ था, फिर वापस थोड़ा सा रिकवरी हुई। तो अगर हम टॉप पॉइंट टू लेके आज तक का पॉइंट देखें तो ये इंडेक्स करीबन करीबन 25% गिर चुका है, 25% गिर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर होता है। तो क्या पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है? आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम पास्ट को चेक करते हैं। तो अगर हम पास्ट में चेक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एक फॉल आया था, पर वो फॉल बहुत ही टेम्परेरी था। यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक इसका एंड हो गया। पर यहां पे भी ये 10% गिरा था और इसको रिकवर करने को उसके बाद करीबन 1 महीना लगा, यानी कि 4-5 हफ्ते लगे और वो रिकवर कर गया। उससे पहले जो बड़ा फॉल आया था वो यहां आया था 2022 में, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चालू हुआ था। तो आप देखेंगे वहां से लेके जब ये बॉटम पॉइंट तक आया था वो था करीबन करीबन 25%। तो यानी कि जितना अभी ड्रॉप हुआ है उतना ड्रॉप 2022 में भी एक बार आ चुका है, पर उसके बाद मार्केट्स ने रिकवर कर लिया था। कुछ समय लगा था रिकवर करने को और उसको ब्रेक करने को। तो अगर आप देखें कि उसको रिकवर करने को कितना टाइम लगा, तो अप्रोक्सीमेटली यहां तक इतने हफ्ते 52 वीक्स यानी कि 1 साल लग गया जो 2022 का फॉल आया था उसको रिकवर करने में। तो आपने यहां पे देख लिया कि फॉल आता है तो टाइम लगता है रिकवर करने में। यहां भी हमने देखा कि फॉल आया तो करीबन करीबन 1-2 महीने में रिकवर हो गया। तो इस बार का जो फॉल आया है वो रिकवर होगा नहीं होगा, उसको जानने के लिए थोड़ा और डिटेल में हमारे को जाना पड़ेगा। तो ये तो आपने देख लिया। आइए चेक करते हैं कि ये जब फॉल हुआ है तो स्मॉल कैप में कौन से म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा गिरे हैं और कौन से म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में सबसे कम गिरे हैं। तो जो फंड सबसे ज्यादा गिरे हैं वो बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड है जो 19% गिर चुका है, पॉइंट टू पॉइंट, यानी टॉप से लेके आज तक 19% गिर चुका है। कोटक स्मॉल कैप फंड भी करीबन 20% गिरा है। क्वांट का स्मॉल कैप फंड भी करीबन 20% गिरा है। आदित्य बिरला सन लाइफ का स्मॉल कैप 20% गिरा है और महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप करीबन 21.6% गिरा है। यानी कि ये वो फंड्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की है जब स्मॉल कैप का इंडेक्स गिरा है। पर यहीं पे अगर आप देखेंगे कि कुछ स्मॉल कैप फंड्स हैं जो बहुत ज्यादा नहीं गिरे, उनमें मोतीलाल ओसवाल सबसे बढ़िया रहा है जिसने 11.3% की गिरावट दिखाई है। फिर क्वांटम
का 12%, इन्वेस्को, यूटीआई और एचडीएफसी स्मॉल कैप जो सबसे ज्यादा इनमें इन रेजिल्यूट फंड्स यानी कि ऐसे फंड्स जिनमें बहुत ताकत थी उसमें सबसे ज्यादा जो गिरा है वो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड गिरा है। तो अगर आपके बास्केट में इनमें से कोई है तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन से को रखना है, कौन से को नहीं रखना है। अब इस पे मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि किस बेसिस पे आप एक म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो से रिमूव करते हैं। उसका फ्रेमवर्क का नाम भी रिमूव रखा था, मैं आई बटन पे उसको लगा देता हूं, आप जरूर चेक कर लीजिएगा वो वीडियो। पर पहले ये वीडियो पूरी देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि स्मॉल कैप में पैसा डालना है कि नहीं डालना है। आइए स्मॉल कैप की ना थोड़ी सिचुएशन को समझते हैं। देखिए ये स्मॉल कैप का आप एक चार्ट देख सकते हैं, ये जो पिंक लाइन है ये सारी 250 कंपनीज का अर्निंग पर शेयर है, यानी कि ये साल का कितना पैसा कमा रहे हैं वो है। तो आप यहां देखेंगे पिछले एक साल में जब ये 6 मार्च 2024 से जब हम इसको लेके जा रहे हैं तो अर्निंग्स बढ़ती गई। ये पिंक लाइन जो है ये बढ़ती गई। ये पॉइंट पे आके करीबन 2024 सितंबर पे आके आप देखेंगे कि अचानक से ये लाइन जो है नीचे चली गई। ठीक है, तो ये लाइन जब नीचे गई यानी कि कमाई कम हो गई। अब देखिए एक रेशियो होता है जिसे हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आज मैं आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो की कंप्लीट डिटेल समझा देता हूं। पेपर पेन लेके बैठना, इस तरीके से आपको किसी ने प्राइस टू अर्निंग नहीं समझाया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने समझिए एक एफडी करी, आपने एफडी में 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और आपको उस एफडी में 6 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस एफडी का प्राइस टू अर्निंग क्या है? मैं 3 सेकंड देता हूं, 3, 2, 1। आप बोलोगे सर एफडी में प्राइस टू अर्निंग थोड़ी होता है, एफडी में इंटरेस्ट रेट होता है। नहीं, एफडी में भी प्राइस टू अर्निंग होता है। एफडी का प्राइस क्या है? 100 और अर्निंग क्या है? 6 रुपीज। तो जब आप 100 को 6 से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है प्राइस टू अर्निंग, यानी 16.67 टाइम्स एक एफडी का प्राइस टू अर्निंग है, अगर एफडी आपको 6% का रिटर्न दे रही है तो। अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में अंडरस्टूड लिख दीजिए। इसी तरीके से जो स्टॉक्स होते हैं वो भी एक कमाई करके देते हैं, उस कमाई को कहा जाता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। और जो इंडेक्स का प्राइस होता है उसको जब ईपीएस से डिवाइड किया जाता है उसे कहते हैं प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग क्या बताता है? प्राइस टू अर्निंग एक तरीके से बताता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कितना है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में या इस पर्टिकुलर स्टॉक। एफडी में जब आपका प्राइस टू अर्निंग 16.67 है, इसका मतलब यह भी हो गया कि आप अपना 100 रुपया रिकवर करने के लिए, क्योंकि आपने 100 रुपया निवेश किया है, आप 16.67 साल वेट करने को तैयार हो। हर साल आपको 6 रुपए आएंगे, 6 रुपए आएंगे, 6 रुपए आएंगे, तो आप अपना 100 रुपया रिकवर कर पाओगे। तो इसे हम एक ब्रेक इवन रेशियो भी कहते हैं। तो जितना ज्यादा प्राइस टू अर्निंग होता है उतना ही ब्रेक इवन दूर होता है। तो आप पूछोगे संजय सर अगर प्राइस टू अर्निंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमने तो देखा है बहुत सारे स्टॉक्स के प्राइस टू अर्निंग 40, 50, 100 भी होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी अर्निंग में हर साल ग्रोथ दिख रही होती है। उदाहरण के तौर पे एक कंपनी है ट्रेंट। ट्रेंट ने हर साल दुगने से ज्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ की है, इसलिए उनका जो प्राइस टू अर्निंग है हमेशा ज्यादा रहता है। इसलिए स्टॉक्स में या इंडेक्स में, जिन इंडेक्स में ताकत है, जिनकी अर्निंग्स बढ़ रही है, उनके प्राइस टू अर्निंग ज्यादा होते हैं। अब रिवर्स क्वेश्चन ये आता है कि अगर अर्निंग घट गई तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का क्या होगा? ऑब्वियसली प्राइस टू अर्निंग रेशियो गिर जाएगा। और वही यहां पे हुआ, आपकी आंखों के सामने देखोगे कि जो आपका इंडेक्स का वैल्यू था वो जैसे जैसे कमाई कम हुई वैसे वैसे वो इंडेक्स की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होने लग गई और यहां पे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गई। तो एवरेज में एक स्मॉल कैप इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग कितना रहता है आइए जानते हैं। अगर आप 5 साल का होराइजन देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स का जो एवरेज रहा है वो 25 रहा है और अभी जो प्राइस टू अर्निंग चल रहा है वो चल रहा है 26.23, यानी कि हम जो है अब बहुत करीब आ गए हैं 5 साल के एवरेज के। पर 2 साल के एवरेज में एवरेज चल रहा है 26.94 और अभी का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 26.23, यानी कि 2 साल के औसत में हमारी जो प्राइस टू अर्निंग है वो ऑलरेडी एवरेज से कम हो गई है। और अगर आप 1 मंथ 6 मंथ ये सब में देखें तो हम तो बहुत ही नीचे चल रहे हैं, क्योंकि 1 मंथ और 6 मंथ में प्राइस टू अर्निंग एवरेज में ज्यादा रही थी और अचानक से मार्केट ने फॉल कर दी जिसकी वजह से प्राइस टू अर्निंग कम हो गया है। तो अगर आप 5 साल के होराइजन में भी देखें तो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम एवरेज प्राइस टू अर्निंग पे आ गए, यानी कि इससे ज्यादा नीचे जाने के चांसेस कंपैरेटिवली कम लग रहे हैं। ऑब्वियसली मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट जनरली ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके ये लग रहा है कि भाई अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे ज्यादा नीचे जाने के चांसेस कम है। तो यानी कि यहां पे अगर आप एक लमसम डालना चाहते हैं, अगर आपके पास समझे 5 लाख 10 लाख रुपए हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 50% इस पॉइंट पे आप डिप्लॉय जरूर कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट कवर करते हैं। सब लोग जानते हैं सर एफआईआईज ने तो देश छोड़ के चले गए, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो क्या रियलिटी है इसकी? क्या एफआईआईज रियली देश छोड़ के गए? और अगर एफआईआईज ने चर्न किया है तो उन्होंने स्मॉल कैप में ज्यादा डाला है, लार्ज कैप में ज्यादा डाला है, मिड कैप में डाला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहां देखें
तो निफ्टी में यानी कि जो अल्ट्रा लार्ज कैप हमारी देश की 50 बड़ी कंपनी है, उसमें जो एफआईआईज ने निवेश किया है, 18% कंपनियों में निवेश बढ़ा दिया है, 82% कंपनियों में निवेश कम कर दिया है। यही मिड कैप में 44% कंपनीज में निवेश बढ़ा दिया है और 54% कंपनीज में निवेश कम कर दिया है। और स्मॉल कैप में उन्होंने 55% कंपनीज में अपना निवेश बढ़ाया है और 45% कंपनीज में निवेश कम किया। यानी कि एफआईआईज ने जो मूवमेंट भी की है, जब इंटरनल चर्निंग की है, अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया है, तो वो इसलिए स्मॉल कैप को खरीदे जा रहे हैं और लार्ज कैप को बेचे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब शायद स्मॉल कैप का वो पॉइंट आ गया है जहां से ये रिबाउंड ले सकता है। तो अगर हम देखें तो यहां से जो फॉल मिला है हमारे को, यहां तक करीबन 25% का, उसको रिकवर करने में हो सकता है मार्केट को 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने लग जाए। ये सारी चीजें निर्भर करती है कि अभी जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। आप यहां देख सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड अदर कंट्रीज फ्रॉम 2 अप्रैल। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ कर दूंगा, जितना तुम मेरे पे लगाते हो टैरिफ, मैं उतना ही तुम्हारे पे टैरिफ लगाऊंगा। सिंपल रूल है, कोई इसमें बचत नहीं होगी तुम्हारे को। तो इसके चलते भी मार्केट थोड़ी जिटरी रहेगी, तो हो सकता है इसमें थोड़ा ऊपर नीचे उछाल आ सकता है 4-5% का इंडेक्स में और। बट एट दिस पॉइंट जो है ऐसा लगने लग गया है कि ये एवरेज पी के पास आ गया है। एक चीज जो हमें और वेट करनी है वो है कि जब मार्च का महीना खत्म होगा और अप्रैल में कंपनीज अपनी इनकम रिपोर्ट करेंगे, अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगे, अगर उसमें हमें अपटिक दिखा तो वो भी एक हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, जिसके माध्यम से मार्केट्स ऊपर मूव कर सकती हैं। बट मुझे लगता है कि अब आप टाइम करना छोड़ दीजिए मार्केट को। ये टाइम आ गया है कि आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, स्मॉल कैप में एंट्री बिल्ड करना चालू कर सकते हैं, चाहे एसआईपी के माध्यम से करना चालू कर दीजिए, चाहे कुछ लमसम का पोर्शन डेफिनेटली इसमें डाल दीजिए। अब अगला क्वेश्चन होगा कि सर हम कौन से म्यूचुअल फंड्स में डालें। इस पे मैंने पूरी एक सीरीज बनाई थी कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से नहीं जाना चाहते तो एक ईटीएफ है, रिकमेंडेशन नहीं है पर अभी एक ही ईटीएफ है स्मॉल कैप में, जिसका नाम है एचडीएफसी एसएमएल 250। यानी कि ये वो ईटीएफ है जो आपको 250 जो कंपनीज है स्मॉल कैप की इंडेक्स की, उनमें वो निवेश कर देता है उसी हिसाब से। एनएसई की वेबसाइट पे आपको दिख रहा है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 का ईटीएफ है। अगर आप यहां देखें तो इसका टोटल मार्केट कैप 858 करोड़ है, यानी लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये 190 तक होके आया था और ऊपर, और नीचे गया था 133 तक, और अब ये चल रहा है करीबन 142.39 के आसपास। इसमें आप जब निवेश करते हैं तो आप दिन के दौरान भी निवेश कर सकते हैं। ईटीएफ में आप जानते हैं कि एक फायदा होता है कि आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को ट्रेड नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड के लिए आपको अगले दिन के एनएवी के लिए वेट करना पड़ता है। ईटीएफ के जनरली एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होते हैं, यहां पे लिखा नहीं है बट मैं जानता हूं एचडीएफसी एसएमएल का एक्सपेंस रेशियो 0.2% के आसपास है। तो यानी कि फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट भी इसकी बहुत कम है। तो ये मार्केट्स को जो भी मार्केट्स मूव करेंगे उस हिसाब से ये भी मूव करेगा, बहुत ज्यादा इसकी ट्रैकिंग एरर नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये पूरा सिनेरियो बन रहा है ऑन स्मॉल कैप इंडेक्स। क्या याद रखना है, पहली चीज याद रखना है कि जो 25% गिरावट हुई है ये पहली बार नहीं हुई है, 2022 में भी हुई थी और एक साल के अंदर स्मॉल कैप ने रिकवर करके उसके बाद एक बम्पर ग्रोथ दिया था। तो यानी कि जिसने इस टाइम पे इन्वेस्ट किया उसने उसका फायदा लिया है। सेकंड, हमने अंडरस्टैंड किया कि प्राइस टू अर्निंग टर्म में अब हम 5 साल के एवरेज के पास पहुंच चुके हैं, तो गिरावट के चांसेस कम है। हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमको इकोनॉमिस्ट नहीं है, पर चांसेस कम हो गए हैं क्योंकि अब हम एवरेज पी पे पहुंच गए। तो अगर आप एक बेट लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है एंटर करने के लिए। तीसरा और एक चीज जो हमें वेट करके देखना चाहिए वो है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो मार्च का रिजल्ट कैसा लेके आती है, उनकी अर्निंग्स में ग्रोथ होती है कि नहीं। अगर अर्निंग्स में ग्रोथ होगी तो प्राइस टू अर्निंग में ग्रोथ होगी, और प्राइस टू अर्निंग में ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली जो इंडेक्स का प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। चौथा, हमारे को वेट करना है ट्रंप के टैरिफ्स कैसे प्ले आउट होते हैं। वो 2 अप्रैल से हमारे को वैसे भी समझ आने लग जाएगा कि मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करती है। और जो लास्ट चीज है कि हम इन्वेस्ट कैसे करें, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है जिसके बारे में अपनी वीडियो में बता चुका हूं। नहीं तो एचडीएफसी एसएमएल 250 एक बहुत अच्छा ईटीएफ है जिसके माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों परेशानी क्या है कि लोग स्मॉल कैप खरीदते नहीं है, वो स्मॉल कैप में भी लास्ट की चीजें खरीद लेते हैं, कचरा खरीद लेते हैं, और फिर वो 80% 70% डाउन हो जाता है, जिस वजह से उनको स्ट्रेस आता है। मैं आपसे कहूंगा प्लीज स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट कीजिए, वो आपका काम नहीं है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो आपका अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, अंदर तो जा सकते हो बाहर नहीं आ सकते हो। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता रहूंगा, हमेशा बोलता रहूंगा कि सिर्फ ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी को मैं इकट्ठा करके लाया आपके लिए, ताकि आपको एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क दे सकूं कि क्या ये मौका है या धोखा है। ये अब हमारे को मोटा मोटी पता चल गया है। और आप क्या करने वाले हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और किस चीज पे वीडियो चाहिए, क्या मिड कैप पे भी मैं ऐसी वीडियो बना दूं कंप्लीटली, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मिड कैप लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को मिड कैप पे भी ऐसी वीडियो चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। और हां, जाने से पहले एक बार उडू को जरूर चेक कर लेना, जिससे आप अपने बिजनेस मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।